नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए, और शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोगों का भी इसका फ़ायदा मिल जाए। आप व्याकरण से संबंधित कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, जैसे TGT, PGT, यूपी टेट, CTET, UPSI, RO, ARO आदि तथा अन्य वनडे परीक्षाओं में इससे संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य रहता है। यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य रहता है। चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं भाषा की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के बारे में पहले हम देख लेंगे। यानी भाषा इसके तीन भाग हैं। पहला बोली, विभाषा और भाषा। पहले जो है ये बोली के रूप में विकसित होता है, फिर उसके बाद विभाषा बनती है, फिर इसके बाद भाषा बन जाती है। जैसे बोली के बारे में देखते हैं। बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है। साधारण जनता अपने घरों, समूहों में प्रयोग करता है। यानी जो घरों, गांवों में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। यह साहित्यिक भाषा नहीं होती है, अर्थात बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं हो सकती। ठीक, यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होती है। जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा, अवधी। विभाषा या परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? इसका प्रयोग शिक्षा तथा साहित्य में होता है। यानी विभाषा, पहले बोली फिर विभाषा। तो इसका प्रयोग शिक्षा तथा साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब यह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। अर्थात किसी बोली को, सबसे पहले बोली है और दूसरा विभाषा। जब बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। इसका क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। ठीक, अभी अगला देखते हैं, तीसरा भाषा या राजभाषा। इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। जब कोई एक भाषा विकसित होकर उच्च स्थान पर पहुंच जाती है तब उसे राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। पहले बोली, फिर विभाषा, फिर भाषा। भाषा यानी यह उच्च स्थान पर पूरे जब एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है, इसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, तो उसे हम भाषा या राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। जैसे हमारी राजभाषा हिंदी है, तो इसमें क्या है? खड़ी बोली। ठीक, राजभाषा क्या है? खड़ी बोली। तो इसको हम एक चित्र से देखते हैं। पहले क्या है? बोली है, छोटे भागों में बोली जाती है, फिर यह विभाषा बन जाती है तो और विस्तार हो जाता है इसका, और फिर भाषा बन जाती है। यानी पूरे एक राष्ट्र या देश में बोली जाने लगती है। इसे राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसका भौगोलिक विस्तार। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो पहले हिंदी क्षेत्र का विस्तार देखते हैं। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब यानी अबोहर और महाराष्ट्र के कुछ भाग। हिंदी क्षेत्र, प्रारंभ में हिंदी क्षेत्र कहाँ बोली जाती थी? हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ भागों में। फिर अन्य भाषाएं जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दक्षिणी बोली है। और भारतेतर क्षेत्र यानी भारत देश के अलग कहाँ कहाँ किस किस देश में, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद। ठीक, अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। एक प्राचीन विद्वान ग्रियर्सन अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने बोली को यानी 8 बोलियों को 2 भागों में बांट कर रखा। ठीक, 8 बोलियों को 2 भागों में बांटा। पहला पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, यानी पहला पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी किया। तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या रखा? खड़ी बोली को हरियाणी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 बोली को इन्होंने पश्चिमी हिंदी कहा। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, इन्होंने पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी को नहीं बांटा, इसको छोड़ दिया। ठीक, ये क्या हो गया? ग्रियर्सन के अनुसार 2 भागों में बांटा गया 8 बोलियों को। अब इसके आगे हम और देखते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ, कितने स्टेप हैं इसके, तो देख लेते हैं। पहले क्या है? संस्कृत। पहले प्राचीन काल में संस्कृत बोली जाती थी। फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। ठीक, एक एक करके इसके बारे में हम देखते हैं। इस सीरियल से है, इसका विकास इसी तरह हुआ है। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा में आता रहता है। ठीक, पहले क्या है? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर जाके हिंदी आई लास्ट में। ठीक, आगे देखते हैं, एक एक करके हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। पहले हम संस्कृत के बारे में देख लेते हैं। ठीक, संस्कृत, इसका विकास 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक, संस्कृत का विकास 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब एक घटता है। ठीक, ये जैसे 1500 है, फिर घटते हुए क्या हुआ? 500 आ गया। और ईस्वी में आगे बढ़ता है, ईसा पूर्व में घटता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1500 से 500 यानी 1000 वर्ष। ठीक, 1000 वर्ष तक संस्कृत बोली जाती थी और रचनाएं भी होती थी इसमें। तो इसमें संस्कृत के 2 भाग थे। पहला वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक। ठीक, पहला वैदिक और फिर लौकिक। तो वैदिक में क्या था? इसमें ऋग्वेद, वैदिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि की रचनाएं हुई। किसमें? वैदिक संस्कृत में। और लौकिक में रामायण और महाभारत लिखे गए। ठीक, जैसे संस्कृत के 2 भाग किए, वैदिक और लौकिक। वैदिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद की रचनाएं हुई वैदिक में। और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत रचे गए। ये योगात्मक थी, यानी ये भाषा, इसकी भाषा योगात्मक थी। इसमें
3 लिंग 3 वचन थे। ठीक, तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी। संस्कृत जो शब्द है ये शुद्ध शब्द माना गया है, अर्थात इसे तत्सम शब्द की संज्ञा दी गई है। ठीक, यह क्या है? तत्सम शब्दों की अधिकता थी। तो हमने क्या देखा? संस्कृत, प्राचीन काल में सबसे पहली भाषा हमारी क्या थी? संस्कृत। तो कब कब? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या घटते हुए यानी 1000 वर्ष तक थी। तो इसके दो भाग किए, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि की रचनाएं हुई। और लौकिक में रामायण और महाभारत की रचना हुई। फिर इसके बाद अगला देखते हैं पाली। पाली भाषा। ठीक, यह मागधी भाषा भी कही जाती थी या बोली जाती थी। इसे हम पाली को मागधी भाषा भी कह सकते हैं, या बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। इसमें जो भी बौद्ध से संबंधित ग्रंथ या रचनाएं हुई हैं ये सब पाली भाषा में हुई हैं। ठीक, इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक होता था। और इसका समय क्या था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब ईस्वी आ गया। ठीक, यहाँ से ईस्वी आ गया। पहले संस्कृत का विकास हुआ। संस्कृत कब? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसका समय भी याद रखिएगा। 1500 से 500 क्या है? संस्कृत। और 500 से 1 ईस्वी तक पाली भाषा थी। फिर इसके बाद प्राकृत। क्या है? प्राकृत भाषा। तो इसका समय 1 ईस्वी से, 1 ईस्वी से, ईस्वी में आगे बढ़ता है और ईसा पूर्व में घटता है। तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक। ठीक, संस्कृत कब से? 1500 ईसा पूर्व से 500। फिर इसके बाद पाली आई। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत की भाषा थी। प्राकृत या बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। ठीक, जो संस्कृत थी यह पंडितों की भाषा मानी जाती थी, लेकिन यह प्राकृत जो है भाषा, यह बोलचाल की सभी बोल सकते थे, इसलिए इसे हम पंडितों की भाषा नहीं कह सकते। ठीक, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। क्या है? जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जैन साहित्य। और पाली बौद्ध धर्म की भाषा लिखी गई। बौद्ध से संबंधित जो भी रचनाएं हुई हैं वह पाली में, और जैन से संबंधित जो भी रचनाएं हैं वह प्राकृत में। एक विद्वान हेमचंद्र ने इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। प्राकृत को हेमचंद्र ने संस्कृत से ही निकली भाषा मानते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अपभ्रंश, पहला संस्कृत, फिर दूसरा पाली, फिर तीसरा प्राकृत, फिर चौथा अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपभ्रंश, इसका अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश इसका अर्थ होता है गिरा हुआ या
या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ ही होता है कि गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, और इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके पहले क्या थी? प्राकृत। कब से? 1 ईस्वी से 500, फिर अपभ्रंश आई 500 से 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत बहुत सी रचनाएं हुई हैं, और इसी के अंतर्गत ही हम अन्य भाषाओं का विकास देखेंगे। अब इसके बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई। अवहट्ट, अवहट्ट का समय 1000 से 1000 ईस्वी से कब तक? 1100 ईस्वी तक। ये 1 साल रही। ठीक, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई। अब इसके बाद हम अपभ्रंश के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपभ्रंश ये मुख्य विकास है भाषा का। अपभ्रंश पहला हम लेते हैं। अपभ्रंश को हम कितने भागों में बांटते हैं? पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा पैशाची अपभ्रंश, तीसरा ब्राचड अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश, पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और छठवां मागधी अपभ्रंश, और सातवां अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसमें इम्पॉर्टेंट सौरसेनी अपभ्रंश है, इसके बाद मागधी अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। ये 3 महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से पैशाची अपभ्रंश से भी प्रश्न बनने लगे हैं। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं क्या हुआ। अपभ्रंश के हमने इतने भाग किए, तो अब पहला लेते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। ये महत्वपूर्ण भाग है। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी और राजस्थानी गुजराती 3 भागों में बांट दिए। ठीक, इसके हम 3 भाग किए, पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती। अब पश्चिमी में देखते हैं कौन कौन सी बोली आएगी। अब ये सब यहीं से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, यहीं से ही प्रश्न बनता है। तो पश्चिमी में कौरवी, पहला क्या है? कौरवी। इसको हम नागरी या सरहिंदी या खड़ी बोली कह सकते हैं। ठीक, कौरवी यही हमारी खड़ी बोली है। और ब्रजभाषा, फिर बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, यानी हरियाणी को हम बांगरू भी कह सकते हैं। पहले हम इसका भाग देख लेते हैं, इसके बारे में, इसका क्षेत्र, एक कहाँ कहाँ बोली जाती है, कौन सी बोली या भाषा, उसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। पहले हम इसका भाग देख लेते हैं। पश्चिमी के अंदर यहाँ से भी प्रश्न बनता है, पूछ लिया बुंदेली किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है, तो क्या लगाएंगे? पश्चिमी। या पश्चिमी भाषा का विकास किससे हुआ, तो सौरसेनी। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है। राजस्थानी का विकास सौरसेनी, और ब्रज भाषा का विकास पूछ ले तो पश्चिमी हिंदी। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद हमने क्या देखा? पश्चिमी सौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी बोली को देखा। इसके हम 5 भाग देखे, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी या बांगरू। इसका एक सूत्र है, कब्र हरि बुनकर। ठीक, इसको याद करने का सूत्र, आप अपने से भी सूत्र बना सकते हैं याद करने का। और फिर राजस्थानी, राजस्थानी के बारे में हम बता दें, इसको जैसे हम 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर,
दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम। ठीक, हमारी ये 4 दिशाएं हो गई। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सामने का भाग जो होता है, जैसे कोई बुक है या पेपर है, अगर हम सामने से जैसे सामने रख के उसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने सीधे ऊपर साइड उत्तर होता है, और दाहिने साइड हमारा पूरब होगा, और बाएं साइड पश्चिम होता है, और नीचे जो है दक्षिण होता है। यह पेपर या बुक हो, अगर हम रख के सामने पढ़ेंगे तो उसकी दिशाएं इसी तरह होती है। ठीक, तो पूरब ये क्या है? राजस्थानी या उपनागर। राजस्थान में पूर्वी भाग में कौन सी बोली है? जयपुरी। पूरब में जयपुरी बोली है। ये पूछता है। ठीक, पूरब में जयपुरी, यानी इसे ढूंढासी भी कहते हैं। ढूंढासी, इसका नाम भी पूछता है, प्रश्न आता है, ढूंढासी बोली किसे कहते हैं। ठीक, यानी जयपुरी को ही हम ढूंढासी बोली कहते हैं। तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान के पूर्वी भाग में। और फिर पश्चिमी भाग में क्या है? मारवाड़ी। मारवाड़ी, पश्चिमी भाग में मारवाड़ी, और उत्तरी भाग में मेवाती। मेवाती, और दक्षिणी भाग में मालवी। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। हमने इसकी दिशाएं बांट दी हैं राजस्थान की, या कोई भी आप बुक या किताब पढ़ेंगे तो दिशाएं इसी तरह निश्चित की जाती हैं। ठीक, तो उत्तर में मेवाती, और दक्षिण में मालवी, पूरब में जयपुरी या ढूंढासी, और पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है। इसका भी क्षेत्र हम बाद में बताएंगे इसके आगे। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं पैसाची अपभ्रंश। पैसाची के अंतर्गत पंजाबी और लहदा 2 बोलियां आती हैं, पंजाबी और लहदा। ठीक, इसको यहाँ से प्रश्न इस समय बन रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पैसाची के अंदर 2 बोली है, पंजाबी और लहदा, और ब्राचड़ में सिंधी एक बोली। खस अपभ्रंश में पहाड़ी। पहाड़ी में जैसे मध्यवर्ती और पश्चिमी। मध्यवर्ती में कुमायूनी, गढ़वाली, और महाराष्ट्री से ही मालूम हो जाता है कि यहाँ मराठी बोली है। ठीक, अब ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, मागधी और अर्धमागधी। यहाँ से प्रश्न सदैव बनते रहते हैं, तो इसको हम देखते हैं। मागधी पहले देख लें, फिर अर्धमागधी। ठीक, हमने जो विभाजन किया उत्तर दक्षिण, तो यहाँ इधर पूरब और इधर पश्चिम बांटा, तो अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पश्चिम आ जाएगा। ठीक, तो ये पश्चिमी, और इधर आ जाएंगे तो ये पूरब, यानी पूर्वी बोली। ठीक, अर्धमागधी को हम पूर्वी बोली भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत 3 बोली है। अर्धमागधी या पूर्वी बोली के अंतर्गत कौन कौन है? अवधी, अवध का क्षेत्र, इसे कोसली या बैसवाड़ी भी कहते हैं। ठीक, अवधी को कोसली या बैसवाड़ी, फिर बघेली दूसरा, और तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़ी या खलटाही या खलोटी। ये जितने भी उपनाम भी बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब इसके बाद ये हमने अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी बोली को देखा। पूर्वी बोली के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोली है। फिर इसके बाद मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत इसके हम देखिए, मागधी
तो इसमें हम बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, ठीक, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, ये सब बोलियां हैं अलग अलग। तो बिहारी के अंतर्गत 4 बोली आती है। कौन कौन? भोजपुरी, यानी जो भोजपुरी बोली होती है किस में आएगी? बिहारी के अंतर्गत। और मैथिली, फिर मगही, फिर अंगिका और वज्जिका, ये 3 तो इम्पॉर्टेंट है। भोजपुरी, मैथिली, मगही। अंगिका वज्जिका कभी कभी पूछता है, ठीक। तो हमने ये अपभ्रंश के बारे में पढ़ा। पश्चिमी के अंतर्गत हमने 5 बोलियों को पढ़ा, राजस्थानी के अंतर्गत 4, इस तरह पूर्वी यानी अर्धमागधी के अंतर्गत कोसली, बैसवाड़ी, नहीं कोसली, अब अर्धमागधी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मागधी के अंतर्गत इसके हमने 4 भाग किए, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही, 3 तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी अंगिका वज्जिका भी जानते रहिएगा, ठीक। ये हमने बोली के बारे में वर्गीकरण किया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। अभी हिंदी को लेते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला क्या था? खड़ी बोली। पहला खड़ी बोली, ठीक। तो एक इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? इसका क्षेत्र है रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग, पटियाला का पूर्वी भाग, ठीक। इसके बारे में इसका क्षेत्र हम बता दे रहे हैं, वैसे लिखने में समय लग रहा है। दूसरा देखते हैं, ये पहला खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ है? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग, पटियाला का पूर्वी भाग, इतने क्षेत्रों में ये खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक। अब इसके बाद हम ब्रज भाषा लेते हैं। दूसरा ब्रज भाषा, ब्रज का क्षेत्र देख लेते हैं। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव यानी हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा में है, भरतपुर राजस्थान में है, करौली, ग्वालियर, धौलपुर भी राजस्थान में है। यहाँ तक हम ब्रज भाषा का क्षेत्र मानते हैं। कहाँ कहाँ एक बार फिर देख लेते हैं। मथुरा, आगरा, ध्यान से सुनिएगा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों के, ठीक। और फिर बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा। फिर भरतपुर कहाँ है? राजस्थान। करौली, ग्वालियर, धौलपुर यानी राजस्थान कि इतने क्षेत्रों में हम ब्रज भाषा का विस्तार देखते हैं, ठीक। ब्रज का अर्थ होता है गोस्थली, वह स्थान जहाँ गाय रहती थी, ठीक। यानी ब्रज भाषा में साहित्यिक
रचनाएं हुई हैं। जैसे रीत काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं सब ब्रज भाषा में हुई हैं। ठीक, तो पहला हम देखें खड़ी बोली, दूसरा ब्रज भाषा, इसका क्षेत्र बता दिए। ठीक, अब इसके आगे हम तीसरा देखते हैं बुंदेली। कौन है? बुंदेली। ये क्या है? पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ रहे हैं। बुंदेली, जिसे हमने इसको बांटा था ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, उसी तरह से हम पश्चिमी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसको इतना तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो तीसरा क्या है? बुंदेली। ठीक, बुंदेली का क्षेत्र देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ है इसका क्षेत्र, यानी बुंदेलखंड। तो कहाँ कहाँ क्षेत्र है? झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, यानी पश्चिमी भाग बांदा का। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा का पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नृसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, ग्वालियर का पूर्वी भाग, भोपाल का कुछ भाग। ठीक, इतने क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है, यानी बुंदेली बोली बोली जाती है। कौन कौन? झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर। सागर ये प्रश्न आया है, बुंदेली बोली जो है सागर में बोली जाती है, तो यहाँ से प्रश्न बना था। टीकमगढ़, दमोह, नृसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, ग्वालियर का पूर्वी भाग और भोपाल का कुछ भाग। ठीक, यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कौन सी? कन्नौजी। चौथा है ये, तीसरा और चौथा कन्नौजी। कन्नौजी के अंतर्गत इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, मैनपुरी का कुछ भाग, आदर्श कन्नौजी, फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर से में बोली जाती है। आदर्श कन्नौजी जो बोली है यह फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर में बोली जाती है। अर्थात पूर्व में कानपुर तक, दक्षिण में इसका भाग देखिए, पूर्व में कानपुर तक, दक्षिण में यमुना नदी तक, उत्तर में गंगा पार, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत तक का क्षेत्र यह कन्नौजी बोली के अंतर्गत आता है। कन्नौजी। ठीक, कन्नौजी के अंतर्गत इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं चौथा, फिर उसके बाद पांचवा हरियाणवी। हरियाणवी या हरियाणी। ठीक, इसका क्षेत्र, इसे हम बांगरू भी कहते हैं। यहाँ भी प्रश्न बनता है, बांगरू। बांगरू किस बोली को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? हरियाणवी। तो इसका क्षेत्र हरियाणा, पटियाला यानी पंजाब का क्षेत्र। हरियाणा, पटियाला पंजाब के दक्षिण भाग और दिल्ली के आसपास बोली जाती है। तो पश्चिम के यानी हरियाणा, पटियाला के
दक्षिण भाग और दिल्ली के आसपास बोली जाती है हरियाणवी बोली। तो इसमें हरियाणा के जैसे करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, जिंद क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। ठीक, हरियाणवी। अब इसके आगे हम पहला हमने क्या लिया, पश्चिमी बोली के अंतर्गत इसके हमने 5 भाग किए। ठीक, 5 भाग पढ़ लिए। कौन कौन थे? कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी बोली। जो इम्पॉर्टेंट है पहले उसको देखेंगे पहले, इसके बाद दूसरा है पूर्वी। पहला पश्चिमी, दूसरा पूर्वी बोली। इसे हम अर्धमागधी भी कहते हैं। पूर्वी बोली को इसे हम अर्धमागधी कहते हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्या है? अवधी। अवधी यानी अवध का क्षेत्र। यह अयोध्या से अवध और अवध से अवध नाम पड़ा। ठीक, ये अवधी साहित्यिक भाषा है। अवधी जो है साहित्यिक भाषा है। अब इसमें प्रश्न पूछ लेता है कि पूर्वी बोली के अंतर्गत कौन सी बोली है, या अर्धमागधी का विकास किससे हुआ? तो किससे हुआ? पूर्वी बोली से। ठीक, तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं। अवध प्रांत में लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, और अवध के बाहर इलाहाबाद, फतेहपुर और जौनपुर तथा मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग। तो ये क्या है? अवध का क्षेत्र। अवधी भाषा में रचित तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य है। ठीक, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो क्या है? अवधी भाषा। ठीक, और जायसी ने पद्मावत की रचना भी अवधी में किया। कौन कौन है? रामचरित मानस और पद्मावत। ये क्या है? संस्कृत निष्ठ भाषा में इसकी रचना हुई है। ये ठेठ अवधी में है। ठीक, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तो ये संस्कृत निष्ठ भाषा है, यानी संस्कृत निष्ठ भाषा अवधी में है, और पद्मावत ठेठ हिंदी में है। इसकी रचना जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, इसके अंतर्गत कुछ और विद्वान है, जैसे नूर मोहम्मद है, कुतुबन है, मंझन है, लालदास है, नाभादास, अग्रदास आदि हैं। ये सब इसमें अवधी में रचनाएं की हैं। ठीक, ये साहित्यिक भाषा मानी जाती है। इसमें साहित्यिक भाषा पहला ब्रज भाषा में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, फिर अवधी में अधिक रचनाएं हुई। 2 भाषाओं में अधिक रचनाएं हुई हैं। इसके बाद फिर खड़ी बोली आ जाती है। तो पहला क्या था? अवधी, और फिर उसके बाद पूर्वी बोली या अर्धमागधी के अंतर्गत पहला अवधी, दूसरा अब बघेली। ठीक, दूसरा बघेली,
बघेली यानी इसका क्षेत्र रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला यानी मांडला, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर, सतना, मैहर और शहडोल। ठीक, बघेली का क्षेत्र रीवा, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर, सतना, मैहर और शहडोल, इतने क्षेत्रों में इसकी भाषा का विस्तार हुआ है, यानी इसकी बोली का विस्तार है। इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं है। बघेली जो बोली है इसके अंतर्गत कोई साहित्यिक रचना नहीं है। साहित्यिक रचना नहीं है। ठीक, बघेली में। और इसके बाद एक छत्तीसगढ़ी, तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ी। इसका क्षेत्र सरगुजा, यहाँ से प्रश्न बना है, सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ बोली के अंतर्गत सरगुजा बोली बोली जाती है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बना है टीजीटी 2013 में। ये सरगुजा कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव और कांकर, संभलपुर, कांकेरी, चांदा, बस्तर, बिहार का कुछ भाग। ठीक, छत्तीसगढ़ी। तो इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव और कांकर, संभलपुर, कांकेरी, चांदा, बस्तर, बिहार का कुछ भाग। क्या है, छत्तीसगढ़ी। इसकी अन्य बोलियां हैं लारिया या खलटाही। इसे दो नाम और दिया जाता है, लारिया या और दूसरा खलटाही या खलोटी। ठीक, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो हमने क्या पहला पश्चिमी भाग की बोली पढ़ा, फिर अब पूर्वी बोली। अब इसके आगे हम बिहारी बोली देखते हैं। बिहारी के अंतर्गत पहला क्या है, भोजपुरी। भोजपुरी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, भोजपुरी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बस्ती का कुछ भाग, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर का पूर्वी भाग, बिहार में शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची का कुछ भाग, पलामू का कुछ भाग। ठीक, उत्तर प्रदेश में बस्ती का कुछ भाग है, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर का दक्षिणी भाग और जौनपुर का पूर्वी भाग। और बिहार के अंतर्गत शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची, पलामू का कुछ भाग। भारत के बाहर यह मॉरिशस में देशों में अधिक भोजपुरी बोली बोली जाती है। ये तो भारत क्षेत्र के अंतर्गत था, लेकिन मॉरिशस जो है एक अन्य देश है, वहाँ पर भोजपुरी बोली बोली जाती है। कहाँ पर, मॉरिशस। ठीक, मॉरिशस में भोजपुरी बोली बोली जाती है, जो अन्य देश है। इसके बाद मैथिली, भोजपुरी के बाद मैथिली दूसरा, मैथिली।
मैथिली का क्षेत्र देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में, बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और उत्तरी संथाल का परगना। इसके अतिरिक्त मालदह और दिनाजपुर तथा भागलपुर और तिरहुत सब डिवीज़न में, ठीक। और नेपाल के तराई भाग में मैथिली बोली कहाँ कहाँ है? बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया तथा उत्तरी संथाल का परगना। और फिर इसके अतिरिक्त मालदह और दिनाजपुर तथा भागलपुर और तिरहुत सब डिवीज़न की सीमा और नेपाल के तराई क्षेत्रों में, तो वहाँ पर मैथिली बोली बोली जाती है। बिहारी बोली में मैथिली के प्रसिद्ध कवि, बिहार में मैथिली के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ठीक। मैथिली बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि या महत्वपूर्ण कवि विद्यापति हैं। इसके बाद हम मगही, तीसरा, पहला भोजपुरी, मैथिली, फिर मगही। मगही देखते हैं। मगही में इसका क्षेत्र गया जिला, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू यानी भागलपुर और रांची जिलों के कुछ भाग। मगही का क्षेत्र गया जिला, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची जिलों के कुछ भाग। ठीक। मगही यह मगध की भाषा है। इसकी लिपि कैथी या नागरी है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही। फिर पहाड़ी के अंतर्गत देख लेते हैं। पहाड़ी में पहाड़ी यानी खस। अब इसके अंतर्गत एक पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी पहाड़ी। ठीक। पश्चिमी, मध्यवर्ती में कुमायूनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक। और पूर्वी में नेपाली पहाड़ी। अब इसके बाद पश्चिमी पहाड़ी देखें। पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी पहाड़ी। ठीक। अब राजस्थानी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। राजस्थानी तो इसके अंतर्गत तो हमने जो विभाजन किया था उत्तर दक्षिण का, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक। तो इसमें देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी, इसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावरी,
ढारकी, घेरावड़ी, मोरवाड़ी और देवड़ा घाटी। देवड़ा घाटी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी, ढारकी, घेरावटी, मोरवाड़ी। ठीक। अब उत्तरी, उत्तरी के अंतर्गत मेवाती या अहिरवाटी, मेवाती या अहिरवाटी। और दक्षिणी मालवी, रांगड़ी, सोरठी। ठीक। ये सब हमने भाग किए थे। अब इसके आगे हम पहला हम पूर्वी देख लिए, पश्चिमी देख लिए। इसका क्षेत्र देख लेते हैं थोड़ा। पूर्वी राजस्थानी का, पूर्वी का इसका क्षेत्र है। पूर्वी में कौन सी बोली है? जयपुरी या ढूंढाड़ी। पूरब में जयपुरी या ढूंढाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी। ठीक। इसका क्षेत्र है राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा तथा बूंदी। इसमें किशनगढ़ी तथा अजमेरी बोलियां भी हैं, यानी जयपुरी परिनिष्ठित बोली है। ठीक। जयपुरी परिनिष्ठित बोली है जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी परिनिष्ठित बोली है, इसका केंद्र जयपुर है। तो इसका क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा तथा बूंदी। तो ये पूर्वी बोली यानी जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और पश्चिमी, पश्चिमी में मारवाड़ी, मारवाड़ी पश्चिमी भाग में। तो इसका क्षेत्र है राजस्थान के पश्चिम भाग में जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, पालनपुर, उदयपुर और शेखावटी। यानी पश्चिमी क्षेत्र क्या है? जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, पालनपुर, उदयपुर और शेखावटी। ये क्या है? पश्चिमी क्षेत्र की बोली है। फिर उत्तरी बोली यानी मेवाती। ये क्या है? मेवाती, मेवाती या उत्तरी बोली। इसका क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। क्या है? अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। ठीक। और एक और है दक्षिणी। दक्षिणी में कौन सी बोली है? मालवी। मालवी ये क्या है? दक्षिणी बोली है। और इसका क्षेत्र है उज्जैन, यानी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का नहीं, राजस्थान का। ठीक। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद और प्रतापगढ़। तो यहाँ कौन सी बोली है? मालवी। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। कुछ गौड़ हिंदी बोली के बारे में देख लेते हैं। जैसे ओकार बहुला बोली। ओकार जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, निमाड़ी, कुमायूनी, ब्रज और कन्नौजी। ये 8 बोलियां हैं जो ओकार बहुला बोली हो जाती है। आकार बहुला यानी अंत में जो
ओ ओ अक्षर आता है उसे ओकार बहुला कहते हैं। ठीक, हर शब्द के अंत में ओ आता है और आकार में जो हर शब्द के अंत में बोली के अंत में आ आए तो उसे आकार बहुला। तो कौन कौन है? हरियाणी, कौरवी। आकार बहुला में हरियाणी और कौरवी। और उदासीन यानी आकार बहुला तो कौन कौन है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली। आकार बहुला कौन कौन है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली। और एक व्यंजनात्मक बोली, व्यंजनात्मक भोजपुरी, अवधी। तो इसे हम व्यंजनात्मक बोली कहते हैं। भीली, खानदेशी, निमाड़ी हिंदी की बोलियां नहीं मानी जाती हैं। कौन कौन? भीली, खानदेशी, निमाड़ी। यहाँ देखिए व्यंजनात्मक, इसको नया है इसलिए हो सकता है कभी पूछ ले। इसके बाद आगे भाषा के यानी भारत के भाषा क्षेत्र की अन्य बोलियाँ। तो कौन कौन है? 3 बोलियाँ हैं। तो कौन कौन? पहला है दक्षिणी, पहला दक्षिणी, दूसरा बम्बैया, तीसरा कलकतिया। ठीक, कलकतिया बोली। तो दक्षिणी में दक्षिण में प्रयुक्त होती है। इसमें कुछ तत्व पंजाबी, हरियाणी, ब्रज तथा अवधी के होते हैं। दक्षिणी के अंतर्गत यह दक्षिण में प्रयुक्त होती है। इसमें कुछ तत्व यानी कुछ तत्व भाषा के पंजाबी के भी रहते हैं, हरियाणी और ब्रज के और अवधी के भी मिले हुए रहते हैं। इसका क्षेत्र है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और गौड़ रूप में बराब, बम्बई, मध्य प्रदेश। और बम्बैया बोली यानी बम्बैया हिंदी, यह कहाँ बोली जाती है? यह बम्बई नगर में बोली जाती है। नाम से ही मालूम है कि बम्बैया बोली यानी बम्बई नगर में बोली जाती है। मूल आधार खड़ी बोली है, किंतु मराठी, गुजराती का प्रभाव है। मूल आधार इसका जो है खड़ी बोली है, लेकिन मराठी और गुजराती का इस पर प्रभाव है। तकनीकी दृष्टि से पिजिन है। ठीक, तकनीकी दृष्टि से यह पिजिन बोली है, अर्थात यह बोली तो है किंतु किसी भी मातृबोली नहीं है। यानी यह बोली तो है लेकिन यह मातृबोली नहीं है, यह फिल्मों में बोली जाती है। ठीक, और कलकतिया, इसका प्रयोग कलकत्ता में होता है। ठीक, यह भी पिजिन है। हिंदी की इस बोली पर बांग्ला तथा भोजपुरी का प्रभाव है। बम्बैया में यह खड़ी बोली है लेकिन इस पर मराठी और गुजराती का प्रभाव है, और कलकतिया में खड़ी बोली पे बांग्ला और भोजपुरी का प्रभाव है, इसलिए इसे कलकतिया और बम्बैया बोली कहते हैं। इसके आगे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी का संबंध भारोपी परिवार से है। ठीक, हिंदी का संबंध भारोपी परिवार से है। इस भाषा को बोलने वालों का मूल स्थान यूराल पर्वत के दक्षिणी यानी यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित किर्गिज का मैदान था। इसका संबंध हमारे हिंदी का संबंध भारोपी परिवार के अंतर्गत आता है या संबंध है। तो भारोपी को अन्य नामों से भी जानते हैं, इंडो जर्मनिक, इंडो केल्टिक, ठीक, या आर्य। इंडो जर्मनिक, इंडो केल्टिक और आर्य, इन नामों से भी भारोपी परिवार को जानते हैं। अब भारोपी परिवार की भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, केंतुम और सतम। केंतुम लैटिन, ग्रीक, तोखारियन, इतावली के अंतर्गत आते हैं। सतम में अवेस्ता, संस्कृत, फारसी, बल्गेरियन
इसके अंतर्गत आते हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। यहाँ प्रश्न बन सकता है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी के बारे में वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक, अब हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आ सकता है। यानी अपभ्रंश में केवल अपभ्रंश की विशेषता, अपभ्रंश की विशेषता के बारे में पहला क्या है, इसमें 8 स्वर थे जिसे हम मूल स्वर भी कहते थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, अपभ्रंश की विशेषता के अंतर्गत पहला है इसमें 8 स्वर, केवल 8 स्वर ही थे। उसके बाद च छ ज झ, दूसरा च छ ज झ, ये स्पर्श व्यंजन थे। हिंदी में स्पर्श संघर्षी हो गए। ठीक, च छ ज झ है। ठीक, ये स्पर्श व्यंजन थे, लेकिन हिंदी में स्पर्श संघर्षी हो गए। ठीक, और तीसरा इसमें 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, और 2 लिंग, चौथा 2 लिंग, कौन कौन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये प्रयोग में होते थे। ड और ढ ध्वनियाँ अपभ्रंश में नहीं थी। पांचवा ड और ढ ये ध्वनियाँ नहीं थी, किसमें, अपभ्रंश में नहीं थी। ठीक, तो हमने क्या देखा, 8 स्वर च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हो गए हिंदी में, जो अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, और 2 वचन थे, 2 लिंग थे, और 2 ड ढ अपभ्रंश में नहीं थे। ठीक, हमने अभी आज बोली के बारे में पढ़ा, यानी इसका विभाजन किया और क्षेत्र बता दिया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बनता था उसको हमने बताया है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो क्षेत्र और इसका विस्तार और वर्गीकरण जितने भी हमने किए हैं और क्षेत्र जो बताए हैं, क्षेत्र से ही प्रश्न बनता है और उसका विकास किससे हुआ है, क्या अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश के अंतर्गत कितने भाग हैं, ये सब हमने बता दिया। वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, नमस्कार।